मैं मोबाइल देख रही हूँ दोस्तों अपना, इस पे डीएम आए हुए हैं कि मैम स्टोरी सुनाओ, मैम स्टोरी सुनाओ। अब दोस्तों आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट है, तो क्या आप लोग की रिक्वेस्ट को मैं डिनाई कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो आ गई हूँ मैं एक मस्त सी स्टोरी लेके। ये स्टोरी है अबाउट पान एंड गुलकंद। ठीक है, पान किसने नहीं खाया, सबने खाया है पान। तो पान और गुलकंद की लव स्टोरी रहती है और इनके दो बच्चे होते हैं। ठीक है, दो बच्चे भयानक होशियार, इकोनॉमिक्स के दीवाने। एक का नाम है सौफ, दिस वन इज सौफ। ठीक है, जो इनका बेटा रहता है, और एक है सुपारी। अरे भाई साहब, दोनों दिन भर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और श्यामा मैम की क्लास लगा के रखे हैं। श्यामा मैम के यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं कि यार मैम ने क्या पढ़ाया, मजा आ गया। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखा, बट और सीखने का मन था। तो ये क्या किए पता है, ये चले गए अल्फ्रेड मार्शल की बुक लेने के लिए, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अब क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना। इन्होंने जो है चैप्टर नंबर 3 में, यहाँ लेते हैं चैप्टर नंबर 3 पहले। चैप्टर नंबर 3 में इन्होंने पढ़ा था, मैम ने इनको पढ़ाया था अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में मैम ने इनको क्या पढ़ाया था, मैं अपने आप को ले लूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो बोलोगे नहीं मैम बस आपके पैर दिख रहे हैं, तो देखो पूरी फोटो। तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में मैम ने इनको पढ़ाया था कि दोस्तों, मैम ये बोल रही थी कि अगर प्राइस जो है ना किसी कमोडिटी का, अगर वो चेंज होता है, उसमें कोई चेंज होता है, तो उसकी वजह से उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आता है। ठीक है, उस वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड अफेक्ट होती है। इसमें मैंने क्या पढ़ाया था, प्राइस अगर किसी कमोडिटी का इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड उस कमोडिटी की डिक्रीज होगी, एंड वाइसे वर्सा। ठीक है, वाइसे वर्सा। ये पढ़ाया था मैम ने, ये बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब उसके बाद देखो इनकी रिसर्च चालू हुई और ये पहुंच गए एक बुक पढ़ने के लिए जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे मैम उनको आगे पढ़ाने वाली थी, उसके पहले ही पढ़ के बैठ गए एक कंसेप्ट जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और मैम ने इनको लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ाया था कि देखो लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस बढ़ेगा ना, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। मैम ने ये पढ़ाया था, या प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ेगी। बट मैम ने ये नहीं बताया था कि ये कितना होगा। मतलब मैम ने उनको ये नहीं बताया था कि अगर प्राइस 10 रुपए बढ़ा ना, तो क्वांटिटी जो है, जो डिमांडेड है, वो 100 यूनिट कम हो जाएगी, एग्जाम्पल। ऐसा मैम ने नहीं बताया था, मैम ने सिर्फ डायरेक्शन बताया था। जबकि जब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं यार, यहाँ पे तो हमको डायरेक्शंस के साथ साथ, डायरेक्शंस तो पढ़ लिया हमने, बट यहाँ पे कितना चेंजेस होगा वो भी हमको पता चल रहा है। कितना चेंजेस होगा वो भी यहाँ पे पता चल रहा है। ये उनको यहाँ पे ये बुक पढ़ के पता चला, और ये मेरे पास आ गए लड़ने के लिए। ठीक है, ये दोनों जो एकदम पढ़ंतु बच्चे हैं, अच्छे बच्चे, ये दोनों पढ़ंतु बच्चे मेरे पास आ गए और बोलते हैं कि मैम आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हमको बताया ही नहीं। अब इनकी इतनी इतनी ज्यादा लड़ाई सुनने के बाद मेरे को लगा यार नहीं नहीं, मुझे तो जाके अपने बच्चों को सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा ही देना है, ताकि आगे कोई बच्चा आके अटैक ना करे। ठीक है, तो आ जाओ, अब पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मजा आने वाला है इसको पढ़ के। और ये करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, ये करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ये पढ़ो, ये पहले से हाईलाइटेड है तो चलो कलर हम चेंज कर लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इसका हम पढ़ेंगे पहले। थोड़ा सा तो भी ब्रीफ देख लेते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड only tells about the directions of change in quantity demanded due to change in price। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमको डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। ठीक है, ये बताता है। लेकिन अगर हमको क्या करना है, जानना है कि कितना चेंजेस आएगा। तो टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज वी हैव द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हमको मैग्नीट्यूड देखना है कि कितना चेंज हो रहा है, तो हमारे पास एक कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब ध्यान से सुनना एक बात। ठीक है, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं बता रही हूँ। ओके,
सबसे पहले हम चालू करते हैं, लेट्स एज्यूम अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम समोसा। ठीक है, समोसा को लेते हैं, समोसे का प्राइस जो है 15 रुपए है। ठीक है, 15 रुपए से जो है समोसे का प्राइस जो है चेंज होके हो गया 20 रुपीज, या लेट्स एज्यूम 25 रुपए हो गया चेंज होके। तो क्या उसकी डिमांड धमाकेदार तरीके से कम होगी कि नहीं होगी? बहुत ज्यादा कम होगी। डिमांड कम होगी ये तो हमको पता है, कितनी कम होगी? बहुत ज्यादा। क्योंकि पता है एक तो उसका प्राइस बढ़ रहा है इसलिए, और दूसरा उसका जो कॉम्पिटिटर है, समोसे का जो कॉम्पिटिटर है कचौड़ी, वो ज्यादा बिकने लग जाएगी, तो समोसे की डिमांड बहुत ज्यादा जो है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितना होगा? बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स एज्यूम एक इस एग्जाम्पल में लेते हैं हम निडल। ठीक है, निडल, इसमें बटन भी ले सकते हैं, बटन। ठीक है, अब निडल या बटन ले रहे हैं, निडल या बटन जो है वो लेट्स अज्यूम एक एक सुई कितने में बिकती होगी? 1 रुपए। 1 रुपए की सुई जो है ये होके चेंज होके हो गई 2 रुपए की, या चलो उसको 3 रुपए भी कर देते हैं, 3 रुपए की हो गई। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या जो सुई जैसी चीज है, ठीक है, क्या वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं या कभी कभी खरीदते हैं? कभी कभी, तो कभी कभी खरीदते हैं, बहुत यूज नहीं करते हैं। तो क्या कभी उसका प्राइस चेंज हो गया तो ऐसा होता है क्या कि उसकी डिमांड हम एकदम कम कर देंगे? नहीं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम कभी कभी यूज करते हैं और बहुत कम वैल्यू के प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उसकी प्राइस जो है ना थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाती है ना, तो उसकी डिमांड में इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं लिख सकती हूँ, या बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। मेनली तो पड़ेगा ही नहीं दोस्तों। अगर एक निडल का प्राइस 1 रुपए से 3 रुपए हो गया तो साल में हम एक निडल खरीदते हैं, तो क्या मेरी जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की कम होगी क्या? नहीं, तो डिमांड में इफेक्ट नहीं पड़ता, या बहुत कम पड़ता है, बहुत कम, वेरी लेस इफेक्ट ऑन डिमांड। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट और लेते हैं जिसका नाम है मेडिसिन। मेडिसिन। ठीक है, अब मेडिसिन जो है ये ऐसा प्रोडक्ट है कि दोस्तों मान लो कि 100 रुपए की एक दवाई मिलती थी और वो दवाई का रेट हो गया 150 रुपए। ठीक है, तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस में तो कितना चेंज आ रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है प्राइस। तो क्या इसी क्वांटिटी डिमांडेड एकदम धमाकेदार तरीके से कम होगी कि थोड़ा बहुत कम होगी? थोड़ा बहुत ही कम होगी, बहुत ही रेयर कम होगी, बहुत कम कम होगी, ये वेरी लेस। क्यों? क्योंकि भाई मेडिसिन के बिना इंसान नहीं जी सकता है। तो ये जो सारी चीज मैं बताई हूँ ना, बस यही सब हमको पढ़ना है किसमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ई डी। अब देखो डिमांड किस वजह से इलास्टिक हो सकती है, किस वजह से डिमांड चेंज होती है? क्या प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है क्या? जी हाँ दोस्तों, मतलब मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? प्राइस अफेक्ट करता है डिमांड को, बिल्कुल अफेक्ट करता है। प्राइस के साथ साथ क्या इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी डिमांड को अफेक्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है। क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है वो डिमांड को अफेक्ट करते हैं क्या? वो भी करते हैं। और क्या क्या डिमांड को अफेक्ट करता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, फैशन, ये सारी चीजें, सीजन, ये सब भी डिमांड को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको क्या बता रही हूँ पता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले ना हम प्राइस को लेके पढ़ते हैं, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बाकी दोनों तो चिल्लर हो जाएंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस।
प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना फर्क पड़ रहा है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या धमाकेदार तरीके से कम कर दिया क्या डिमांड को, जैसे समोसे के केस में हुआ है, कितना रिस्पॉन्ड किया यहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत ही भयानक था, खतरनाक तरीके से डिमांड कम हो गई। ठीक है, और निडल और मेडिसिन के केस में जो है प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे लेस रिस्पॉन्सिव है। अब मैं इसको निकालू कैसे, यहाँ पे तो हमको ये पढ़ना है ना कितना, तो कितने का फॉर्मूला बताऊं, अगर मेरे को प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है किसी भी कमोडिटी की, तो मैं कैसे निकालूंगी, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू परसेंटेज change in quantity demanded of a commodity of a commodity divided by परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है फॉर्मूला, आप बस फॉर्मूला लिख दो, पढ़ाना नहीं है तो हमको बोल दो, हम चले जाएंगे। अरे बच्चों नाराज मत हो, सब अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ध्यान से सुनना, प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, इस प्राइस इलास्टिसिटी को हम ईपी भी लिखते हैं, ईपी प्राइस इलास्टिसिटी। अब ध्यान से सुनो, अब एक एग्जांपल लेते हैं, 2 मिनट में सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक गुड है, ठीक है, एक एक प्रोडक्ट है, समोसा ले लिया, कचौड़ी ले लिया, कचौड़ी, ठीक है, कचौड़ी का जो करंट प्राइस है जिसको हम लिखते हैं P0, P0 मतलब करंट प्राइस, कचौड़ी का करंट प्राइस है 15 रुपीज। ठीक है, 15 रुपए की कचौड़ी है, और लेट्स एज्यूम जो उसकी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड Q0, करेंटली उसको कितना डिमांड किया जा रहा है, उसकी डिमांड जो है लेट्स एज्यूम 1000 यूनिट्स की। अगर 15 रुपए में वो सामान बिक रहा है तो लोग 1000 यूनिट तक खरीदने के लिए रेडी है। ठीक है, अब इस कचौड़ी जो है इसकी प्राइस चेंज होके हो गई P1, इसकी प्राइस चेंज होके हो गई 20 रुपए। ठीक है, और इसकी वजह से जो है देखो प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी, तो लेट्स एज्यूम इसकी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 700 यूनिट्स। अब जो है मेन चीज आ गई, अब मेरे को निकालना है क्या पता है, मेरे को ये निकालना है कि कितना चेंज आया, अब प्राइस के चेंज होने की वजह से कितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी में। तो ये जो है हम निकालेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू ईपी, जिसको ईपी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा मैं नीचे लिखती हूँ इसको, ईपी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज, ये जो ट्राइंगल है ना ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चलो सबसे पहले तो मैं क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है पहले चेंज निकालती हूँ। पहले 1000 यूनिट बिक रहा था, अब 700 यूनिट, तो Q1 माइनस Q0 कितना हो गया, 300 यूनिट कम हो गया, 300 यूनिट गिर गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये तो हम चेंज निकाल लिया, अब इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, जो भी चेंज हुआ है वो डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो इनटू 100। बेसिक मैथ्स है। ठीक है, कोई भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना रहता है तो क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, जो भी ओरिजिनल फिगर था वो लेते हैं इनटू 100। तो यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो ये 0 0 ये दोनों गया, ये 0 ये 0 गया, 30%। अब आप लोगों को ये डाउट आ सकता है कि मैम ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव लिखो, देखो यहाँ पे ना हम चेंज निकाल रहे हैं और हम जो है नेगेटिव पॉजिटिव को जो है इलास्टिसिटी में इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज निकालना है हमको, तो ये कितना है 30%। अब आ जाओ प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो प्राइस देखो P1 माइनस P0, 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5 का चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज निकालो, परसेंटेज चेंज हो गया 5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो ये 1 जा ये 3 जा, ये तो कटेगा नहीं, ये आ गया 33.33%।
ठीक है। अब मेरे को निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी। तो कैसे निकालूंगी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 30%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 33.33%। तो दोस्तों ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? मैं 2 मिनट कैलकुलेटर यूज करती हूँ और उससे निकाल के बताती हूँ। मे भी जो भी आएगा ये लेस देन, तो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, 1 से थोड़ा ही कम है, तो ये उतना आएगा। आप लोग मेरे को निकाल के बताओ यार, मेरे को पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे देखना पड़ेगा, कैलकुलेटर अभी है नहीं मेरे पास। तो ये लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है, 1 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब मैं इसका मीनिंग बताऊंगी आपको, बहुत अच्छे से समझाऊंगी अब, ठीक है। ये एक केस हो गया। अब एक केस में आपको लेती हूँ यहाँ पे, ये बेस्ट है, यहाँ से पढ़ाना अब आपके लिए बेस्ट है मेरे लिए। देखो अपन ये पढ़ के आ रहे हैं परसेंटेज वाली मेथड। इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया? मान लो कि किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड अगर 20% चेंज हो रही है और अगर प्राइस उसका 10% चेंज हो रहा है, तो इलास्टिसिटी कितनी होगी? 20% बाय 10% मतलब 2, ठीक है। टू जो है वो उसकी इलास्टिसिटी होगी। अब इलास्टिसिटी 2 का क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी 2 है तो उसका क्या मतलब है? 3 है तो उसका क्या मतलब है? वो कहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम? डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। दोस्तों अभी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं पता है? हमने प्राइस इलास्टिसिटी निकालना सीखा है, सिर्फ निकालना सीखा है कितना प्राइस इलास्टिसिटी है। वो कैसे सीखा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें मैंने कहीं भी आपको जो है ये नहीं बताया कि अगर कोई भी फिगर आएगा, मान लो ये आंसर 2 आता या 3 आता या 10 आता या 0 आता या -1, कुछ भी आता, उसका क्या मतलब है वो मैंने नहीं बताया, वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट कंसेप्ट है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ध्यान से सुनना। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब एकदम ज्यादा खींचना, एकदम इलास्टिक डिमांड, मतलब कि इसका ये मतलब है अगर प्राइस को अगर आप थोड़ा सा भी छेड़ दिए, हल्का सा छेड़ दिए, अगर 10 रुपए की चीज को 11 रुपए भी कर दिए ना, तो लोग जो है अपनी डिमांड को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। लोग डिमांड को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। मतलब इतना विस्फोट होगा ना कि आप थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ाए तो लोग कुछ भी नहीं खरीदेंगे आपसे। दिस इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड व्हेन देयर इज, ध्यान से यहाँ पे, व्हेन देयर इज इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस बट डिमांड बिकम जीरो एट अ स्लाइटली हायर प्राइस, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब अगर आप 10 रुपए में बेच रहे हो तो लोग जितना बेचोगे आप 10 में खरीद लेंगे, ठीक है। आपका जितने प्रोडक्ट्स है लोग 10 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही आप उसको 11 करोगे, 10 में तो इनफाइनाइट डिमांड है, लेकिन जैसे ही आप प्राइस को 11 कर दोगे डिमांड हो जाएगी जीरो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो इसका मैं कैसे बनाऊं ग्राफ? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हम एक्स एक्सेस में क्या लिखते हैं? एक्स एक्सेस में लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे लिखते हैं क्या? प्राइस। ये डिमांड कर्व कैसा बनेगा? मान लो ये प्राइस है 10 रुपए, तो 10 रुपए में तो आप अनगिनत चीजें बेच सकते हो, जितना बेचना है बेचो, लेकिन जैसे प्राइस 11 होगा ना, तो 1 रुपए एक भी प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा और कर्व बनेगा ही नहीं, क्योंकि 11 में कर्व नहीं बनेगा। तो 10 में जो है जितना बेचना है 10 में बेचते जाओ, कोई कमी की बात नहीं है, 10 में लोग खरीदेंगे, ठीक है। ये कर्व है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। ये रहा आपका कर्व, ठीक है। ये कर्व कैसा है? ये कर्व पैरेलल है, पैरेलल है टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब आ जाओ सेकेंड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अब ये वो डिमांड है जहां पे पता है क्या होता है? जहां पे ये होता है कि आप प्राइस जो है ना, प्राइस जो है, यहाँ पे प्राइस मान लो 10 रुपए है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 नहीं लेते, यहाँ पे 10 लाख लेते,
क्योंकि मैं जो एग्जाम्पल देने वाली हूँ उसमें मेरे को बड़ा फिगर चाहिए। क्वांटिटी डिमांडेड जो है 10 लाख में कितनी है, लोग 10 यूनिट खरीदेंगे। अगर प्राइस जो है ना 10 लाख की जगह 20 लाख भी हो गया ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड 10 का 10 ही रहेगा। मतलब यहाँ पे फिक्स क्या है, यहाँ पे फिक्स क्या है, ये ग्राफ में देखो, ये क्वांटिटी डिमांडेड ये फिक्स है। चाहे प्राइस 10 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, 40 लाख हो, यहाँ पे क्या फिक्स है आपके लिए, ये फिक्स है। क्वांटिटी डिमांडेड फिक्स है। प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, क्वांटिटी डिमांडेड जो है फिक्स ही रहेगी, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। ये किस टाइप के गुड्स में होता है, एंटिक पीस। अब जो एंटिक पीस है वो कौन खरीदता है भाई, जो जिसके पास अथाह पैसा है वो खरीदेगा, ठीक है, एंटिक। तो भाई उसको अब 10 लाख में बेचो चाहे 20 लाख में, उसके लिए तो वो बराबर ही होता है यार, 10 लो, 20 लो, 30 लो। तो वैसे केस में एंटिक गुड्स जो रहते हैं ना, जनरली वहां पे देखा गया है कि क्वांटिटी डिमांडेड का प्राइस से इतना कोई रिलेशन नहीं, प्राइस चेंज भी होता है तो लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एकदम रिस्पॉन्स यहाँ पे कैसा है, जीरो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। जबकि ऊपर में क्या देखे थे, रिस्पॉन्स इनफाइनाइट रिस्पॉन्स है, एक्सट्रीम हाई रिस्पॉन्स इनफाइनाइट। लोग पागल हो जा रहे हैं प्राइस के चेंज होने की वजह से, जबकि उसके जस्ट अपोजिट क्या देख रहे हैं, प्राइस के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये दोनों सिचुएशन बहुत रेयर देखने को मिलती है। एक तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, एक है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब आ जाओ, अब एक क्वेश्चन, अब तीसरा केस में आते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, जो मैंने आपको समोसा का मैंने बताया था, डिस्कशन हुआ है कि नहीं, चलो यहाँ पे बताती हूँ। हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है पता है, यहाँ पढ़ाती हूँ मैं, ऑलरेडी ले लिया मैंने, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। हाईली इलास्टिक डिमांड, ये कौन सा केस है पता है, ये वो केस है, मान लो प्राइस जो है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मान लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, मान लो प्राइस में 20% चेंज हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड जो है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये कितना हो रहा है पता है, 100%। 100% डिमांड में चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसकी प्राइस इलास्टिसिटी निकालूं, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20, इन दोनों को कट करेंगे आएगा 5। मतलब प्राइस थोड़ा चेंज हुआ तो डिमांड धमाकेदार तरीके से कम हुआ। प्राइस कितना चेंज हुआ, 20%, तो ये डिमांड 100% कम हो गया। इसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड। जनरली जहां पे ईपी जो है, प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 होता है, यहाँ पे ईपी कितना आया है, 5 आया है, तो जहां पे ईपी मोर देन 1 होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ केस में, तो ये हमने हाईली इलास्टिक डिमांड देख लिया। हाईली इलास्टिक डिमांड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा है, प्राइस के चेंज से डिमांड का चेंज ज्यादा है। जैसे एसी, टीवी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर टीवी के प्राइस में ना थोड़ा बहुत चेंज होता है ना, तो डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। लोग सोचते हैं बाद में खरीद लेंगे यार टीवी, अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ईडी क्या होता है, ईडी मोर देन 1। अब इसका जो है कर्व कैसा बनेगा, ठीक है, कर्व कैसा बनेगा वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे लिखते हैं प्राइस। लेट्स एज्यूम प्राइस अगर 10 है, या प्राइस यहाँ पे अपन टीवी का ले लेते हैं तो 10,000 ले लेते हैं, प्राइस जो है 10,000 है, तो क्वांटिटी डिमांडेड लेट्स एज्यूम 100 यूनिट्स है। अब प्राइस जो है ना, ये बढ़ के हो गया है, मान लो यहाँ पे, पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं यार, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, प्राइस अब हमारा हो गया चेंज होके 10,000 से हो गया मान लो 11,000, ठीक है। 10,000 से 11,000 मतलब कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 10% चेंज हो रहा है प्राइस में।
तो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, लेट्स एज्यूम वो कितना हो गया यहाँ पे चेंज होके 70। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया चेंज होके 70। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये गैप जो है, मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखो प्राइस का गैप कितना छोटा है, प्राइस थोड़ा सा जो है बड़ा, क्वांटिटी डिमांडेड कितना कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया है। प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा कम हो रहा है। अब अगर इसको मैं ये दोनों प्लॉटिंग को जोड़ दूं तो कर्व कैसा बन रहा है, ऐसा कर्व बन रहा है। ठीक है, इस टाइप के कर्व को बोलते हैं फ्लैटर कर्व। फ्लैटर कर्व जो थोड़ा झुका हुआ रहता है। देखो ऐसा, ये जो है ना, ये परफेक्टली इलास्टिक और ये परफेक्टली इन इलास्टिक। तो जो कर्व परफेक्टली इलास्टिक के पास में है, ये देखो मैं आपको समझा रही हूँ, शायद ये बना हुआ भी है मेरे पास। नहीं, ये बना हुआ नहीं है हम देखो ये कर्व है परफेक्टली इलास्टिक का, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व है, और ये कर्व है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का, इन इलास्टिक डिमांड का कर्व है ये। ठीक है, तो जो कर्व ये इसके पास में रहते हैं, ठीक है, इसके पास में रहते हैं मतलब ऐसे बने हुए हैं या ऐसे बने हुए हैं या ऐसे बने हुए हैं, मतलब ज्यादा पास किसके है, यहाँ से, तो वो कर्व को हम क्या बोलते हैं, फ्लैटर कर्व। वैसे कर्व को क्या बोला जाता है, फ्लैटर कर्व। फ्लैट है ना, वो फ्लैटर सरफेस है, ये फ्लैट है तो उसके आसपास के कर्व फ्लैटर कर्व। ठीक है, तो हाईली इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा होता है, फ्लैटर होता है। ठीक है, ये देखो। अब आ जाओ लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, प्राइस को आप चेंज करोगे ना तो क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल मेडिसिन, मेडिसिन मेडिसिन में जो है एग्जाम्पल, मेडिसिन के प्राइस को जो है मैं परसेंटेज चेंज करती हूँ। लेट्स एज्यूम 10% मेडिसिन का प्राइस जो है, या 20% बढ़ गया, चलो 20% या 30% बढ़ा दो, 30% जो है प्राइस इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना, वो कितनी होगी पता है, ज्यादा से ज्यादा 5%। 5% जो है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी निकालूं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 5% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस 30%। ये 1 जा ये 6 जा, 1/6। ठीक है, 1/6, 1/6 क्या होता है, लेस देन 1 होता है कि मोर देन 1, लेस देन 1। तो याद रखना, जहां पे भी इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 होती है ना, वहां पे उसको क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक डिमांड। बहुत कम रिस्पॉन्स कर रही है यार, डिमांड के चेंज होने की वजह से बहुत कम रिस्पॉन्स कर रही है, लेस इलास्टिक डिमांड मेडिसिन। ठीक है, या बटन्स वटन्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, लेस इलास्टिक डिमांड। तो ये आ गया आपका फोर्थ केस, लेस इलास्टिक डिमांड। इसका कर्व जो है वो अब दिखाऊंगी मैं, इसका कर्व कैसा बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या प्लॉट करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे मैं प्लॉट करती हूँ प्राइस। तो लेट्स एज्यूम मेडिसिन का प्राइस कितना था, 50। ठीक है, और 50 में जो है क्वांटिटी डिमांडेड थी, लेट्स एज्यूम 1000। 50 से जो है चेंज करके जो है ये हो गया लेट्स एज्यूम 70। ठीक है, 50 से हो गया 70। तो उसकी वजह से ना क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ कितना चेंज आ रहा है, ये हो गया सिर्फ 1000 से ले लेते हैं अपन, 1000 को मैं थोड़ा उधर लिखती हूँ, 990। मतलब 20 रुपए एक मेडिसिन में चेंज आ रहा है, लेकिन उसकी डिमांड जो है 990 हो रही है। 1000 से सिर्फ 990 यूनिट्स जो है उतना हो गया है। तो देखो कर्व कैसा बन रहा है, स्टीपर। इस टाइप के कर्व को बोलते हैं स्टीपर। जो कर्व जो है किससे पास में होता है, आ जाओ यहाँ पे, इसके पास में होता है, इन इलास्टिक डिमांड के पास में जो भी कर्व होता है ये यहाँ पे। ठीक है, ये कर्व को क्या बोलते हैं, स्टीपर कर्व, स्टीपर। ठीक है, ये है फ्लैटर, ये है स्टीपर। चलो तो स्टीपर।
मतलब प्राइस में धमाकेदार इंक्रीज है बट क्वांटिटी डिमांड थोड़ा सा कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं यार मेडिसिन के बिना तो रह नहीं सकते ना, खरीदेंगे। तो इस टाइप की डिमांड जो है इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। चलो, लेस इलास्टिक डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन वन होती है। ठीक है, लेस देन वन। मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था, कहाँ गया, कचौड़ी वाला था यार, कौन सा, कहाँ गया एग्जाम्पल, जहाँ पे 30/33.3, ये ठीक है, ये वाला जो है लेस इलास्टिक डिमांड है, लेस देन वन, लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, क्योंकि लेस देन वन है ना प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब एक और केस, लास्ट वाला केस बचा है, जिसमें जो है क्या होता है ना, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों, एकदम सिंपल। यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या, अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में मान लो 50% चेंज आ रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी जो है 50% चेंज हो रहा है, तो ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक। क्वांटिटी डिमांडेड में भी 50% चेंज, फॉर्मूला लगा देंगे, आता है अब हमको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कैंसिल करेंगे 1। ठीक है, 1/1 इक्वल्स टू 1, तो 1 आ जाएगा। तो जहाँ पे जो है प्राइस इलास्टिसिटी 1 होती है ना, वो जो है यूनिटरी इलास्टिक होता है। अब दोस्तों आप लोगों की बुक में पता है ये बहुत अच्छे से दिया नहीं है, बट मैं आपको बताऊं हम ये क्यों निकाल रहे हैं, ये हम क्यों निकाल रहे हैं पता है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं या कॉमर्स क्यों लिए हैं, हम इसलिए लिए हैं ताकि हम बिजनेस को समझ सकें। या तो हमको किसी बिजनेसमैन के अंडर जॉब करना है या खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, दोनों में से एक चीज हम करने वाले हैं लाइफ में। ठीक है, तो मेरे को पता तो होना चाहिए ना कि मैं ये पढ़ क्यों रही हूँ, तो मैं पढ़ इसलिए रही हूँ ना यहाँ पे। ये देखो, ये दो सिचुएशंस जो है ना, ये ऐसी होती है जिसको हम हाइपोथेटिकल बोलते हैं, काल्पनिक टाइप की होती है। जनरली नहीं देखा जाता कि प्राइस के चेंज होने की वजह से एकदम ऐसा हो रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड पूरा ही मतलब प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्वांटिटी डिमांडेड पूरा जीरो हो गया, या फिर प्राइस जो है कितना भी बढ़ा दो क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हाइपोथेटिकल होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली कौन से केसेस होते हैं, ये 3 केसेस होते हैं। अब मेरे को ध्यान से सुनना, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऐसी कोई कमोडिटी है जिसमें प्राइस के थोड़ा सा चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा गिर रही है, प्राइस थोड़ा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत गिर रही है, तो बिजनेसमैन वैसे प्रोडक्ट्स को नहीं छेड़ता है, उसमें प्राइस वो चेंज नहीं करता है ज्यादातर। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर प्राइस ज्यादा चेंज किया तो क्वांटिटी डिमांडेड एकदम धड़ाम से गिरेगी, तो इसलिए मुझे ये नहीं करना है। तो इसीलिए उस बिजनेसमैन को इस कर्व के बारे में पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरा जो है ना कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है। ठीक है, बहुत रिस्पॉन्स कर देगा अगर मैं थोड़ा भी प्राइस चेंज किया, तो वहां पे उसको अगर प्रॉफिट बढ़ाना है, वो क्या करेगा, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो है प्राइस को नहीं बढ़ाएगा, उल्टा वो क्या करेगा पता है, उल्टा वो प्राइस को थोड़ा सा कम कर देगा ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वो क्या कर पाएगा, जिससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को बेचेगा और सेल्स बढ़ा के अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ जो है, अब ये वाला ध्यान से सुनना। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हैं पता है, जो जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले अपने प्राइस को ना बिना सोचे समझे ना बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। हमारे रायपुर में जो है, आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, तो हमारे रायपुर में जो है एक कुल्फी बिकती है। ठीक है, ये इसको ना फालूदा आइसक्रीम बोलते हैं, तो हर जगह बिकती होगी, बट मैं तो उसको फालूदा आइसक्रीम भी बोलती हूँ, मेरे को अपने पापा से मंगाना रहता है। तो ये जो है ना, मेरे पापा जब बचपन में थे, छोटे थे, तो ये 8 रुपए में ये कुल्फी खाते थे। ठीक है, छोटे थे मतलब एकदम छोटे नहीं थे, मेरे शायद 24-25 के होंगे, तब वो 8 रुपए में खाते थे। आज की डेट में ये कुल्फी जो है अराउंड 450 रुपीज की जो है मिलती है। ठीक है, क्वांटिटी उससे कम हो गई पापा बोलते हैं, लेकिन प्राइस सोचो 8 रुपए से 450 रुपए हो गया है, और वो और भी बढ़ाने के लिए रेडी है। क्यों पता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे कस्टमर जो है प्राइस सेंसिटिव नहीं है, प्राइस सेंसिटिव नहीं है। मैं ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ कि मैं 8 रुपए में बेचूं चाहे 800 रुपए में बेचूं, लोग आएंगे ही खरीदने के लिए। मतलब प्राइस अगर मैं बढ़ा भी रहा हूँ ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी बहुत कम हो रही है, तो भाई ठीक है ना, प्राइस बढ़ा के जो है ज्यादा पैसा कमाऊंगा ना। जो जा रहे हैं वो तो बहुत कम लोग जा रहे हैं, लेकिन प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ रहा है मेरा। तो ऐसे लोग जो है अगर प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो वो प्राइस बढ़ा के इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो, हम ये पढ़ क्यों रहे पता है,
अगर आपको ये चेक करना है कि मेरा बिजनेस कैसा है, अगर हाईली रिस्पॉन्सिव लोग हैं, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज मोर देन वन, तो भैया यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट्स बढ़ाना है ना, तो आप सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, प्राइस को बढ़ा के प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते, आपके कस्टमर भाग जाएंगे बहुत सारे। लेकिन अगर आप लेस रिस्पॉन्सिव वाले हो, लेस रिस्पॉन्सिव कैटेगरी के हो, ठीक है, जहाँ पे ईडी लेस देन वन है, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप प्राइस को बढ़ाओ मस्त, क्योंकि जाने वाले बहुत कम है, लेकिन प्राइस बढ़ा के आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। ठीक है, चलो सो ये हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया व्हाट आर द, कहाँ गए हम भाई, ये डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक चीज मैंने आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाई थी, जो कि अब आपके लिए चिल्लर हो जानी चाहिए, मतलब समझाऊंगी मैं बहुत अच्छे से, बट आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, पर हम ना प्राइस इलास्टिसिटी को दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो मेथड है परसेंटेज मेथड, ठीक है, एंड एक मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड। दोनों सेम मेथड ही है, बस परसेंटेज को प्रोपोर्शनेट में हमने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरा जो एक एग्जाम्पल था ये वाला, ठीक है, इसमें आ जाओ। देखो, जब मैं ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू ईपी, इसी से ही ना मैं वो प्रोपोर्शनेट मेथड वाला फॉर्मूला आपको निकाल के दे रही हूँ। ईपी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपन कैसे निकालते हैं, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100, ऐसे ही निकालते हैं। देखो, ये चेंज डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100, क्या ऐसे ही निकाला, हाँ। अब इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, 100 सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, 100 सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैसे होता है मैथ्स, इसका आप जाना, मैथ्स अच्छे से देखना। ठीक है, 100 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या हम इसको ऐसे लिखे, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 अपॉन P0, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे लिखी थी, अब बाजू में डिवाइड का साइन मार के लिख दी। अब इसको जब हम डिवाइड वाले साइन को हटाते हैं और उसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है, तो हम कैसे करते हैं, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू P0 अपॉन P1 माइनस P0। ठीक है, तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, Q1 माइनस Q0 को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। Q1 माइनस Q0 मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय Q0। Q0 मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, जो सबसे पहले क्वांटिटी थी, ओरिजिनल क्वांटिटी, इनटू P0 मतलब ओरिजिनल प्राइस। और P1 माइनस P0 को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी का क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय चेंज इन प्राइस। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये सब मैथ्स है ना, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं अपन। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, इंटू अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो वही परसेंटेज मेथड है, वही प्रोपोर्शनेट मेथड है, बस प्रोपोर्शनेट मेथड में हम उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों है दो अलग अलग मेथड, हमको एग्जाम वाइज बता रही हूँ। एग्जाम वाइज जो है हमको परसेंटेज में भी फिगर दे सकता है और डायरेक्टली जो है नंबर्स दे सकता है। तो अगर नंबर्स दे रहा है तो क्यों हम परसेंटेज निकालेंगे, हम डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा ईपी बाय प्रोपोर्शनेट मेथड। देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, जो ओरिजिनल क्वांटिटी है। चलो,
अब डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपन देख लिए, ये ध्यान से कर्व आपको अच्छे से सब पढ़ के जाना है। ये कर्व, उसका रीजन मैंने बता दिया। ये देखो मैंने लिखा है हायर द इलास्टिसिटी फ्लैटर द कर्व, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि आपको ना एक ही कर्व में, मतलब एक ही ग्राफ में, ये एक बहुत बड़ा ग्राफ बनाना, आप एक पेपर, पूरा पेपर साइज का ग्राफ। ठीक है, उस ग्राफ में जो है ना आपको बहुत सारे कर्व्स बनाने हैं, और आप वहां पे क्या देखोगे पता है, जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, लेट्स अज्यूम 10, जितनी ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी है ना उतना ज्यादा जो है कर्व फ्लैटर रहेगा, और धीरे धीरे आपको क्या करना है पता है, प्राइस इलास्टिसिटी कम करते जाना है, तो वैसे ही कर्व जो है ना वो स्टीपर बनते जाएगा। ठीक है, वैसे कर्व क्या क्या बनता जाएगा, स्टीपर। तो कर्व जो है यहाँ फ्लैटर होता है अगर वो एक्स एक्सिस के पास है तो, और वाई एक्सिस के पास में है तो वो कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा। अलग अलग केसेस निकालना आप लोग खुद से, और फिर कर्व बनाना, और मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपका चेक करूंगी। ठीक है, और जो कमेंट सेक्शन में मेरे को कर्व बना के डाला, उसको ये वाले नोट्स जो है मैं पर्सनली भेजने वाली हूँ। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं डाल दूंगी, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। उन लोगों को जो है पर्सनली मैं डीएम करके ये वाले नोट्स देने वाली हूँ, जो मेरे को क्या करेगा, ऐसा कर्व बना के डाल के दिखाएगा, और पूरा केस सिनेरियो लिख के दिखाएगा एक पेज में। ठीक है, चलो अब आ जाओ, एक बहुत प्यारी चीज में पढ़ाती हूँ आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ओके, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि देखो बहुत सारे फैक्टर्स है जो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। एक तो है प्राइस, प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट होता है। एक है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो अगर मान लो कि मेरे को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, लेकिन वो प्राइस इलास्टिसिटी नहीं है, मेरे को इलास्टिसिटी इन रिलेशन टू रिलेटेड गुड्स निकालना है, तो वहां पे बस ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इलास्टिसिटी, ठीक है, रिलेटेड गुड्स को बेस बना के निकाल रही हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगी, सिंपल सा है, चेंज, परसेंटेज चेंज, लिख देना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय जो भी परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड गुड्स है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, इसको अगर आपको डिटेल में समझना है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को आप कमेंट एक डाल देना कि मैम ये भी डिटेल में पढ़ा दो, मैं आपको एक वीडियो बना के इसके ऊपर भी डाल दूंगी। ठीक है, अब देखो तीसरा जो है, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में भी सेम फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज, ऊपर हमेशा क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ये आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, और अगर सुनो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप चाहते हो कि मैम मेन मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है आप वो तो हमको करा दो अच्छे से, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वो भी बहुत अच्छे से करा दूंगी, बट वो मैं तभी कराऊंगी जब आप कमेंट करोगे, अदरवाइज मैं नहीं कराने वाली। ठीक है, तो चलो ये है। ओके ओके ओके, देखो एक चीज मैंने लिखा था, प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी में, लेकिन हम इस माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज में काम कर रहे हैं ना, माइनस को हम इग्नोर करते हैं, हमको सिर्फ क्वांटिटी देखना है, माइनस को इग्नोर करते हैं। अब आ जाओ, अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर कैसा है, ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कमोडिटी का नेचर कैसा है, क्या कमोडिटी नेसेसिटी है क्या, या कमोडिटी कंफर्ट है क्या, या कमोडिटी लग्जरी है क्या। ठीक है, अगर कमोडिटी नेसेसिटी है ना, अगर खाना है या भी मेडिसिन है, तो खाना मेडिसिन इसका प्राइस अगर बढ़ा भी दोगे ना ज्यादा, अगर प्राइस अगर इसका 20% बढ़ा दिए मान लो, तो डिमांड सिर्फ जो है इसकी 1% चेंज होगी, ज्यादा चेंज नहीं होगी, लेस रिस्पॉन्सिव है। क्यों, खाने के बिना कहाँ से रह पाएंगे, तो ऐसी चीजों की डिमांड इन इलास्टिक होती है, या लेस इलास्टिक बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को।
देखो, तो फर्स्ट तो हो गया नेसेसिटी है तो क्या होगा, अगर हमारे लिए गुड्स कंफर्ट है तो क्या होगा, ठीक है। कंफर्ट के केस में भी जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है। कंफर्ट क्या है, फैन, रेफ्रिजरेटर। मान लो अचानक से जो है रेफ्रिजरेटर का प्राइस बढ़ गया, हमने बजट बनाया था 10,000 का, प्राइस बोल दिए भैया अब रेफ्रिजरेटर का 12,000 कर देंगे, ठीक है। तो हम सोचते हैं यार थोड़े दिन रुक जाते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं ना हम अपनी डिमांड। ऐसा तो नहीं उसके बिना रह नहीं पाएंगे, खाने के बिना नहीं रह सकते बट रेफ्रिजरेटर के बिना तो रह सकते हैं। तो जिस चीज़ की डिमांड को पोस्टपोन किया जा सकता है ना, ध्यान रखना, उसकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। इलास्टिक होती है मतलब क्या, मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है। और जो लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे होम थिएटर, मान लो होम थिएटर जो है उसकी प्राइस जो है 10 लाख से चेंज होके सीधा सीधा 20 लाख हो गई। लोग बोलेंगे भैया गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, हम वेट करेंगे टैक्स कम होने का, ताकि जो है या तो हम किसी और कंट्री से इंपोर्टेशन के लिए वेट करेंगे ताकि कम प्राइस में मिले। तो जहाँ पे लग्जरी गुड्स हैं, ठीक है, वहां पे प्राइस हाईली इलास्टिक होती है। हाईली इलास्टिक मतलब मोर देन वन तो होगी बट ये अराउंड 10, ठीक है, या 10 बहुत ज्यादा हो गया, मान लो 5 6 ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा इलास्टिक है, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है ना, तो लोग बोलते हैं भैया खरीदना ही नहीं है, बहुत रुक जाएंगे हम। तो यह है लग्जरी गुड्स। तो नेचर ऑफ कमोडिटी के ऊपर इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि नहीं, बिल्कुल करती है, ठीक है। अगर नेसेसिटी है गुड्स हमारे लिए तो वो लेस इलास्टिक है, अगर कंफर्ट है तो इलास्टिक है, और अगर लग्जरी है तो वेरी इलास्टिक, ठीक है। वेरी इलास्टिक मतलब उसके बिना रह सकते हैं तो भैया हम बाद में लेंगे, तो बाद में लेंगे मतलब प्राइस चेंज होगा थोड़ा सा तो डिमांड धमाकेदार तरीके से कम होगी, ठीक है। चलो दूसरा फैक्टर जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट कर रहा है, हम पता है क्या पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं पढ़ रहे डिमांड को क्या अफेक्ट करता है। डिमांड को जो चीजें अफेक्ट करती है वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे इलास्टिसिटी को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इलास्टिसिटी को जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। जिस कमोडिटी के सब्सटीट्यूट ज्यादा है उसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी, ठीक है। मोर सब्सटीट्यूट्स मोर इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब यह है कि अगर कोक भी है दुनिया में, पेप्सी भी है दुनिया में, ठीक है, थम्स अप भी है दुनिया में, ये तीनों है दुनिया में, मतलब सब्सटीट्यूट बहुत ज्यादा है, सब्सटीट्यूट बहुत ज्यादा है, तो क्या कोक अपना प्राइस बढ़ा देगा, तो क्या कंज्यूमर पेप्सी और थम्स अप की तरफ नहीं चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। तो ऐसे केस में बताओ प्राइस थोड़ा बढ़ा रहा है तो उसकी डिमांड क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है, बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है ना। तो जब बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, ठीक है। लेकिन लेस सब्सटीट्यूट्स हैं लेस सब्सटीट्यूट्स है मतलब सॉल्ट, ठीक है। देखो अभी हम कंपनी वाइज नहीं पढ़ रहे कि टाटा ने अपना रेट बढ़ा दिया या फिर और भी जो कंपनी सॉल्ट बनाती है उन्होंने अपना रेट चेंज कर दिया, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सॉल्ट की बात कर रहे हैं, जेनरस गुड्स, उनकी बात कर रहे हैं। तो जहां पे हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्ट, सॉल्ट एज ए कमोडिटी। तो सॉल्ट का कोई सब्सटीट्यूट है क्या, सॉल्ट का तो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है ना, ठीक है। तो जब सॉल्ट का सब्सटीट्यूट नहीं है उस केस में क्या होगा, यहाँ पे लेस इलास्टिक डिमांड होगी। अगर सॉल्ट का प्राइस जो है 12 रुपए से चेंज करके 20 रुपए भी हो गया तो डिमांड बहुत कम नहीं होगी। तो लेसर सब्सटीट्यूट है तो उस केस में क्या होता है, डिमांड ज्यादा इलास्टिक नहीं होती है। चलो फिर इनकम लेवल। अब इनकम लेवल वाला तो भाई साहब बहुत मस्त है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो कोई अरबपति इंसान है और समोसे का प्राइस 15 से 20 हो गया तो क्या वो समोसा खाना कम कर देगा क्या, क्या वो अपनी उसकी डिमांड इलास्टिक होगी क्या, क्या बहुत रिस्पॉन्स कर देगा प्राइस को देख के, नहीं, अरे वो बोलेगा यार कोई बात नहीं तो 20 की जगह 50 ले। तो भैया हमको इसी ग्रुप में आना है दोस्तों, हायर इनकम ग्रुप। हायर इनकम ग्रुप में आना है ना, बिल्कुल आना है, तो पढ़ो अच्छे से। तो ये क्या बोलता है कि अगर आप हायर इनकम ग्रुप से हो तो उस केस में प्राइस कितना भी चेंज होता है अमीर लोग को फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप लोअर इनकम ग्रुप से हो तो उस केस में डिमांड इलास्टिक होती है क्योंकि उनको प्राइस से तो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसी चीजें जो वो खरीदते होंगे सस्ते में, जब चीज होगी महंगे में वो ना खरीदे, क्यों, क्योंकि इनकम नहीं है ना, इनकम नहीं है तो कैसे खरीदेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद लेवल ऑफ प्राइस। अब ये इनकम एक अलग चीज है, इनकम ग्रुप एक अलग चीज है, अब लेवल ऑफ प्राइस अलग चीज है। जैसे महंगे गुड्स हैं और सस्ते गुड्स हैं, सबसे पहले सस्ते गुड्स की तरफ चलते हैं, निडल, सुई।
अब सुई जो है इतनी सस्ती है कि सुई 1 रुपए से लेकर 2 रुपए की भी हो जाए, 100% इंक्रीज हो रहा है प्राइस में, तो अभी क्या डिमांड में चेंज आता है क्या? नहीं, क्योंकि इनएक्सपेंसिव गुड्स है ना यार, लोगों को फर्क नहीं पड़ता इसके प्राइस के चेंज होने से ज्यादा। लेकिन कोई कॉस्टली गुड्स है, अगर लैपटॉप जो है वो मेरा 30,000 की जगह 60,000 में मिल रहा है, सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम एवरीथिंग वाला, तो क्या बताओ मेरी डिमांड अफेक्ट होगी कि नहीं? बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी, क्योंकि ये कॉस्टली गुड्स है, मेरा मेजर पोर्शन ऑफ इनकम इसमें लग रहा है। तो फिर वहां पे तो लोग बोलते हैं भैया ऐसे गुड्स को बाद में खरीद लेंगे, और डिमांड कैसी हो जाती है? इलास्टिक। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट, जो फिफ्थ फैक्टर है जो हमारी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। क्या कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो क्या? ठीक है, अगर नहीं कर सकते, मतलब आज की चीज अभी चाहिए, चाहे वो 100 रुपए में मिले, चाहे वो 200 में मिले, चाहे 300 में मिले, मुझे आज चाहिए, मतलब आज चाहिए, ऐसी चीज जिसका कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं कर सकते, प्राइस चेंज हो रहा है बट डिमांड में जहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, वैसी डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल मेडिसिन। ठीक है, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक बोलो, बट जहां पे जो है पोस्टपोनमेंट करना पॉसिबल है, लाइक मूवी। ठीक है, मूवी मूवी क्यों पता है? देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मूवी टिकट्स मान लो 500 रुपए की बिक रही है अभी, ठीक है, और बहुत अच्छी कोई मूवी है 500 में बिक रही है, और हमको लगता है 500 बहुत ज्यादा है इस मूवी के लिए, तो हम वेट करते हैं 200 के लिए कि प्राइस कम होगा तो जाएंगे, तो प्राइस ज्यादा है, ठीक है, तो लोग डिमांड धमाकेदार तरीके से कम करे, बोले नहीं जाएंगे यार, क्योंकि पोस्टपोन कर सकते हैं ना। तो जिस चीज को पोस्टपोन कर सकते हैं, नॉन अर्जेंट है वो, तो उस केस में क्या होती है? इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। मतलब थोड़ा प्राइस चेंज हुआ ना, लोग पगला जाएंगे, नहीं खरीदेंगे, नहीं यूज करेंगे, कम खरीदेंगे। ठीक है, ये होती है इलास्टिक डिमांड। अब आ जाओ नंबर ऑफ यूजेस। और कौन सा फैक्टर है जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है? नंबर ऑफ यूजेस। अगर किसी कमोडिटी के लेस यूजेस है, सिर्फ कुछ पर्पस के लिए यूज हो रही है, हर चीज के लिए उसको यूज नहीं कर सकते, तो उसकी इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, और वो कमोडिटी जिसके ज्यादा यूजेस है, उसकी इलास्टिक डिमांड है। ज्यादा यूजेस में मैं ले लेती हूँ एक एग्जांपल मिल्क का। मिल्क के बहुत यूजेस है, तो मिल्क का प्राइस जो है मान लो अगर 60 रुपीज पर लीटर से 80 रुपीज पर लीटर हो रहा है, मैंने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ाया था ये बात। 60 रुपीज अगर पर लीटर है, तो हो सकता है मैं इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे बना रही हूँ आइसक्रीम, स्वीट्स, सबसे मेन तो बच्चे लोग के लिए रहता है किड्स, आइसक्रीम, स्वीट्स, कर्ड, पनीर और मिल्क से बहुत आइटम बनते हैं। तो मिल्क ऐसा कमोडिटी जिसके बहुत यूजेस है। ठीक है, अगर ये 80 रुपीज पर लीटर हो गया, तो लोग बोलेंगे भैया बस बच्चों के लिए ले लो। ठीक है, ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बच्चों के लिए ले लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा कम हो रही है, क्योंकि लोग बोलेंगे अब क्या पता है कि हम बस इंपॉर्टेंट चीजों के लिए बस मिल्क को यूज करेंगे, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज है उसको कैंसल 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 कर देंगे। लेकिन ऐसी कोई चीज जिसका ऑल्टरनेटिव यूज ज्यादा है नहीं, लेस यूजेस है, ठीक है, बहुत कम चीज के लिए यूज हो रही है, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। राइट, चलो अब आ जाओ सेवेंथ फैक्टर। तो सेवेंथ कौन सा है? शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। अगर एक इंसान जो है 10 लाख रुपए कमाता है, या 10 लाख छोड़ो 1 लाख लेते हैं, ठीक है, इजी रहेगा। 1 लाख कमाता है, 1 लाख रुपए में जो है उसका मेजर पोर्शन मान लो रेंट में चले जाता है 30,000। ठीक है, उसके बाद उसका जो है फूडिंग वगैरह में चले जाता है, लेट्स एज्यूम 20,000 या 25,000। ठीक है, और उसका जो है मतलब वो महीने में एक बार मूवी जाता होगा, और उसमें उसका लगता है 1,000 रुपये। ठीक है, तो ये मूवी, मतलब मूवी का तो हमने वैसे मूवी यहाँ ले सकते थे, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं मूवी हटा रही हूँ। एक बार वो आउटिंग के लिए जाता है, जिसमें उसका लगता है मे बी 1,000 रुपये। तो अब ना क्या हो रहा है, आउटिंग वाला खर्चा जो है 1,000 से लेकर चेंज हो गया 1,100। ठीक है, उसका इनकम का कितना पोर्शन आउटिंग में जाता था? 1%। अब वो 1% की जगह में भी 1.1% हो गया है, 1.1 ही आएगा। तो वो बोलेगा यार बहुत छोटा सा परसेंटेज
मेरा इनकम का उसमें जाता था, इतना सा चेंज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता जाता, तो भी मैं आउटिंग में जाऊंगा। तो ऐसी केस को बोलते हैं इन इलास्टिक। जहाँ पे आपकी इनकम का बहुत कम पोर्शन जो है उस चीज में जाता है, तो वहां पे डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है। लेकिन जहाँ पे आपकी इनकम का ज्यादा पोर्शन जाता है, वो अगर ज्यादा बढ़ जाएगी ना, मान लो रेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है, 35,000 हो गया, तो फिर आप दूसरी जगह जाके रेंट ढूंढने लग जाओगे। आपका फूडिंग जो है ये 35,000 हो गया, तो आप बोलोगे भैया एक काम करो, थोड़ा सा कम करो, दूसरी चीजें खाओ जिसके पैसे जो सस्ते में मिलती है, ठीक है। तो ये, तो जहाँ पे इनकम का ज्यादा पोर्शन हमारा स्पेंड हो रहा है, वहां पे डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक, मोर इलास्टिक। ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड, मोर इलास्टिक डिमांड। लेकिन जहाँ पे लेसर प्रपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड, लेस इलास्टिक। जैसे बटन है, बटन 1 रुपए, आप अपने 1 लाख में से 1 रुपए बटन में स्पेंड करते हो, तो क्या बटन 2 रुपए का हो जाएगा, तो आप बटन चाहिए रहेगा तो लेना बंद कर दोगे क्या, नहीं, ठीक है। ये है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती है, बिल्कुल अफेक्ट करती है, ठीक है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कैसे, ध्यान से सुनना। क्या लॉन्ग रन में इंसान अपनी आदतें चेंज कर सकता है, आदत, एंड शॉर्ट रन, क्या तुरंत तुरंत इंसान अपनी आदत चेंज कर सकता है, क्या हैबिट, नहीं, तुरंत हैबिट चेंज नहीं कर सकता। तो मान लो कि चाय जो है ना, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया बहुत चाय पी रही है भाई, 5 रुपए की नहीं 50 रुपए की बिकेगी अब चाय, तो 50 रुपए की चाय अब आप पी रहे हो, चाय का नशा होता ही है यार, जो चाय पीता है उसको पता है कि कितना नशा होता है चाय का। तो 50 रुपए की चाय ना वो पीते रहेंगे, कुछ टाइम तक पीते ही रहेंगे कि यार नशा है, पर धीरे धीरे वो कोशिश करेंगे कि क्यों ना इस नशे को खत्म किया जाए लॉन्ग रन में, क्योंकि बहुत पैसा उसमें स्पेंड हो रहा है। तो जब शॉर्ट रन की बात करोगे ना, आप उस चीज के बिना नहीं रह सकते हो, तो प्राइस बढ़ भी जाता है ना, तो भी आप उस चीज को खरीदते हो, भले थोड़ा कम खरीदो लेकिन खरीदते हो। तो यहाँ पे लेसर इलास्टिक होती है। बट जब टाइम जो है ज्यादा हो जाता है, मान लो 2 साल हो गया और प्राइस तो चाय का बढ़ चुका है, 2 इयर्स बीत गए, तो आप क्वांटिटी कंजम्पशन बहुत कम कर देते हो धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, मोर इलास्टिक, ठीक है। चलो, फिर है हैबिट्स। अब भाई साहब ये बहुत सही चीज है हैबिट्स, जिस चीज जो एक है ना, दिल आ गया गधी पे तो परी क्या चीज है। अब हैबिट, आपको पसंद है गुटखा तंबाकू आ गया है, तो वो कितने में भी बिके, ठीक है, आप वो लोगे ही लोगे, उसकी डिमांड आपके लिए इन इलास्टिक ही रहेगी। 5 रुपए में तंबाकू बिके, चाहे 50 रुपए में बिके, चाहे 100 रुपए में बिके, तो जो चीज की हैबिट हो जाती है ना, उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक, ठीक है। और जिस चीज की हैबिट नहीं होती, जैसे आपको पढ़ाई की हैबिट नहीं है, तो थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट आ गया, हल्का सा 10% सर दुख रहा है, तो 10 घंटे तक पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो चीजें लेस इलास्टिक रहती है, नॉन हैबिचुअल रहती है, उस केस में क्या होता है, इलास्टिक, मतलब आपको उस चीज की हैबिट नहीं है, तो डिमांड कैसी रहेगी, इलास्टिक रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ाई आपकी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 4 जो है अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत ही धमाकेदार तरीके से हो चुका है, क्या, कंप्लीट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा कि भैया अगर डिमांड के जो फैक्टर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, एग्जाम्पल प्राइस चेंज हो रहा है, तो कितना रिस्पॉन्सिव रहेगी डिमांड, क्या थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहेगी, अगर थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहेगी तो लेस इलास्टिक, बहुत रिस्पॉन्सिव रहेगी तो हाईली इलास्टिक। और कैलकुलेशन भी करना सीखा कि हम उसको नापेंगे कैसे, तो नापने के लिए परसेंटेज मेथड एंड प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है, ये दोनों मेथड रही आपकी, परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड। तो ये दोनों आपकी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी चैप्टर है, जितना इजी तरीके से हो सका मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आपका क्या काम है, आपका ये काम है कि ये बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ो। दूसरा काम ये है कि अगर आपको जो है ये इच्छा है कि मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लीज करा दो। उसके अलावा अगर जो बच्चा, मेरे को मैंने बताया था कि वो मेरे को कर्व बना के जो है नोटबुक में अपनी एक कॉपी में कर्व बना के बताएगा, पूरे कर्व, और मेरे को ये एक्सप्लेन करेगा कि ये फ्लैटर कर्व होता है,
और इधर की तरफ जैसे जा रहे हैं तो वो स्टीपर कर्व होता है। ऐसे करके मेरे को केस दिखाएगा, तो उस बच्चे को मैं ये नोट्स अपने PDF फॉर्म में देने वाली हूँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करके। तो ये आप लोगों के लिए रहेगा बोनस, पढ़ाई करना है अच्छे से। और हाँ, तो यहाँ पे जो है हम चैप्टर 4 बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 5 इसके बाद आने वाला है और बहुत जल्द आएगा। तो ठीक है, चलो, सो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। और हाँ, लाइक करना नहीं भूलना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।